वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंद फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3। ये हमारा 11th फिजिक्स का चैप्टर है। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दो क्वेश्चन से। पहले दो क्वेश्चन करेंगे, फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F equal to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap acquire an acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो करेंगे कैसे? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। निकालना क्या है? मास। तो मास क्या है? फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स गिवन है कितना? 6 I कैप माइनस 8 J कैप प्लस 10 K कैप। वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना आ जाएगा? ये आएगा 36 प्लस 64 प्लस 100। तो ये आ गया 200 का रूट ओवर कितना होता है? 10√2 न्यूटन। ये गया क्या अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड। पुट करते हैं यहाँ पे, कितना है? 10√2 बाई एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? 10√2 kg। ये आ गया अपना मास। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए, फोर्स के हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt और चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम और इम्पल्स बाई टाइम और m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। m क्या है? मास। और कौन सा फॉर्मूला है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूले हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन गिवन क्या है? A cricketer catches a ball of mass 150 gram in 0.1 second, moving with speed 20 मीटर पर सेकेंड, then find force। ठीक है, तो सिंपल फोर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की मैंने कितना? 150 ग्राम। कन्वर्ट करते हैं केजी में, 0.15 केजी। ठीक है, और क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे गिवन क्या है? वेलोसिटी टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कितना है? 20। टाइम कितना है? 0.1। तो कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0.15 kg मास इंटू एक्सेलरेशन कितना? 200, दैट इज 30 न्यूटन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ये 2001 में पूछा गया था। लिख लीजिए इसको। देन आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था उसमें क्या था? उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। न्यूटन सेकेंड लॉ में एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया एफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। जब सेकेंड लॉ पढ़ा उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स था जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। यहाँ पे क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो सिर्फ सिंगल फोर्स नहीं होगा, हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन रहेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब अगर मैं इस हाथ से इस हाथ के ऊपर ऐसे ताली बजा रहा हूं, तो इस हाथ को अगर मैंने 5 न्यूटन फोर्स से ऐसे मारा तो इसके ऊपर भी 5 न्यूटन फोर्स ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो इसके ऊपर भी फोर्स उतना ही पड़ेगा। ये अगर मेरा एक्शन फोर्स है तो ये क्या है? मेरा रिएक्शन उसका। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इस वाल को ऐसे पुश कर रहा हूँ 10 न्यूटन से,
तो ये वॉल भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स ही लगाएगी। ये क्या है? ये मेरा एक्शन है। ये जो वॉल मेरे ऊपर 10 न्यूटन लगा है, ये क्या है? ये रिएक्शन फोर्स है मेरे एक्शन का। ठीक है। तो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड। कोई भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं होगा। फोर्स कैसा होगा? हमेशा पेयर में। एक एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स रहेगा। फोर्स ऑकर्स इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर। ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? ऑपोजिट होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है। ए बी एक दूसरे से टकरा गए, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स डाला एफ बी ए, बी ने ए के ऊपर फोर्स क्या डाला? एफ ए बी। ठीक है। तो ए बी के ऊपर जितना फोर्स डालेगा, बी भी उसके रिएक्शन में उतना ही फोर्स इसके ऊपर डालेगा, या फिर बी ए के ऊपर जितना फोर्स डालेगा, ए रिएक्शन में उतना ही फोर्स डालेगा उसके ऊपर। ठीक है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है। यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। क्या करेक्ट फॉर्म है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन उल्टा। ठीक है। तो समझ में आ गया ये एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स क्या होता है, और हमेशा पेयर में रहते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक्शन होगा, रिएक्शन भी होगा उसके साथ। लिख लीजिए इसको, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं। ठीक है। इरेज कर लेता हूं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी तरह का फोर्स हो, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हर फोर्स के ऊपर क्या लगेगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। सेकेंड क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। थर्ड क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कैन नॉट कैंसल ईच अदर। इसका मतलब देखिए, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर क्या लगेगा? एक्शन फोर्स। ये इसके ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स क्या है? अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहा है। समझ में आ गया? तो अगर अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कैसे करेंगे? अगर ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इस तरफ एक्शन है, इस तरफ भी एक्शन है, तो वो कैंसिल कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। आखिर पॉइंट क्या है? नो एक्शन कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। मतलब सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हर फोर्स का रिएक्शन फोर्स रहेगा। ठीक है। हर एक्शन का रिएक्शन रहेगा। लिख लीजिए इसको, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या कहता है? मोमेंटम हमने पढ़ा है क्या होता है? मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम of a constant mass remain constant or conserved and doesn't change with time। इसका मतलब एक सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन दिस सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक कांस्टेंट मास है, ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या है रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। उसका जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। यानी कि देखिए, अगर एक मान लेते हैं कि टू पार्टिकल सिस्टम है, एक है m1 मास का, दूसरा है m2 मास का। m1 मास का जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम क्या है? p1 मान लेते हैं। m2 का जो
m2 मास का जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम को p2 मानते हैं। तो जो टोटल जो सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या होगा, m1 का मोमेंटम प्लस m2 का मोमेंटम, वही होगा क्या, उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, दिस प्रिंसिपल इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे उसके लिए क्या होगा, देखते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हेन टू पार्टिकल कोलाइड। ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे ये एक पार्टिकल है 1, इसका मास है m1, यहाँ पे एक पार्टिकल है 2, इसका मास है m2। ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2। ठीक है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, अभी तक कोलाइड नहीं किया है, तो बिफोर कोलिजन। ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 u2। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, फिर एक दूसरे से टकरा गए, तो यहाँ पे कोलिजन हो गया, फिर अलग अलग हो गए। अब इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2, मास तो वही रहेगा सेम, इसका m1, इसका m2। तो कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है कि कोलिजन के पहले जितना टोटल मोमेंटम है, कोलिजन के बाद जितना टोटल मोमेंटम है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 will be equal to m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। समझ में आ गया। पहले लिख लीजिए इसको, फिर हम देखेंगे ये एक्चुअली आया कैसे। लिख लिया। देखिए ये है हमारा पार्टिकल 1, ये है हमारा पार्टिकल 2। ठीक है। ये इसके ऊपर फोर्स डाल रहा है F21, ये इसके ऊपर फोर्स डाल रहा है F12। ठीक है। तो फोर्स हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है। तो फास्ट के लिए जो वन ऑब्जेक्ट है, इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो ये 2 फोर्स डाल रहा है F12, ये क्या हो जाएगा, F12 विल बी इक्वल टू, इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 u1 बाई टाइम कितना है t। ठीक है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके लिए फोर्स क्या है, F21 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम क्या था, m2 v2 इनिशियल मोमेंटम m2 u2 बाई t। यहां तक समझ में आ गया कि इसके ऊपर जो फोर्स इसको कैसे निकाला, इसके ऊपर जो फोर्स इसको कैसे निकाला। ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, हर फोर्स का एक्शन का रिएक्शन फोर्स रहेगा, और एक्शन रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अगर ये एक्शन लगा रहा है, तो ये क्या है, इसका रिएक्शन फोर्स। अगर
दो एक के ऊपर ये एक्शन लगा रहा है तो ये क्या है इसका रिएक्शन फोर्स, यानी कि F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना है M1V1 माइनस M1U1 बाई T इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2V2 माइनस M2U2 बाई T। यहाँ पे T कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया M1V1 माइनस M1U1 इक्वल टू माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो क्या हो जाएगा M2U2 माइनस M2V2। ठीक है, तो एक तरफ M1V1 प्लस इसको ले आते हैं इस तरफ M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गया ये कहां से आया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या है एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये है एक बॉल जिसको हमने इस वॉल की तरफ v वेलोसिटी से फेंका, तो ये सीधा जाके इससे टकराया फिर रिटर्न आ जाएगा। इसका मास मान लेते हैं m है। ठीक है, तो ये जितने फोर्स से यहाँ पे टकराया उतने फोर्स से वापस आ जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो जब जाते वक्त इसका मोमेंटम क्या है p इनिशियल क्या है mv, लौटते वक्त उसका मोमेंटम क्या होगा वही सेम वेलोसिटी से रिटर्न करेगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा माइनस mv। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा टकरा के वापस आते वक्त। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हुआ क्या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि माइनस mv माइनस mv दैट इज माइनस 2mv। तो अगर हम एक m मास के बॉल को v वेलोसिटी से फेंकेंगे दीवार की तरफ, वो टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, तो टोटल मोमेंटम कितना गेन हुआ माइनस 2mv। ठीक है, इतना मोमेंटम होगा। समझ में आ गया, देखिए यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फेंका उसी डायरेक्शन में वापस आया तब ये हुआ। अगर हम किसी एंगल पे फेंकेंगे तो क्या होगा, अगर देखिए ये एक वॉल है, यहाँ पे मैंने बॉल को मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे मैंने बॉल को फेंका, इसका मास है m, इसी डायरेक्शन में मैंने v वेलोसिटी से फेंका। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे है थीटा एंगल पे, तो ये जो वेलोसिटी v है इसका कौन सा कंपोनेंट इसको वॉल की तरफ ले जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। तो इसका जो ये v cos थीटा कंपोनेंट है यही इसको क्या करेगा इस दीवार की तरफ ले जाएगा, फिर टकराने के बाद सेम एंगल के साथ यहाँ पे वापस चला आएगा। तो यहाँ पे लौटते वक्त इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये होगा v cos थीटा, ये होगा v sin थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या था v, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v का cos थीटा, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा माइनस 2mv cos थीटा। समझ में आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में चेंज इन मोमेंटम कितना है माइनस 2mv, तो फोर्स कितना होगा F इक्वल टू क्या है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, दैट इज फोर्स इक्वल टू माइनस 2mv बाई टाइम। ठीक है, वैसे ही सेकेंड केस में क्या होगा फोर्स, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा माइनस 2mv
cos थीटा बाई टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला पे याद रखेंगे, बहुत यूज होगा अभी क्वेश्चन में। इस पार्ट में, इसके अगले वाले पार्ट में भी ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल गिवन है तो ये फॉर्मूला हम डाल देंगे। अगर वर्टिकल के साथ एंगल गिवन हो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे बॉल को फेंका, तब क्या होगा, तब हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा माइनस 2mv साइन अल्फा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस 2mv साइन अल्फा बाई टी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। अभी क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम टेंशन स्टार्ट करेंगे। टेंशन नॉर्मल ये सब नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन क्या है, फर्स्ट, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए मास ऑफ 10 ग्राम फॉर 10 सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना है 10 न्यूटन, टाइम कितना है 10 सेकेंड, निकालना क्या है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फोर्स इनटू टाइम, तो 10 न्यूटन इनटू 10 सेकेंड दैट इज 100 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे ये जो मास है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए प्लेयर कैचेस ए बॉल ऑफ 200 ग्राम मूविंग विथ a speed of 20 meter per second. If time taken to complete the catch is 0.5 second, the force exerted on the player's hand is। ठीक है, तो यहाँ पे भी फोर्स निकालना है। गिवन क्या है, मास गिवन है कितना, बॉल का मास है 200 ग्राम दैट इज 0.2 kg। ठीक है, निकालना क्या है फोर्स exerted on the player's hand, तो फोर्स क्या होगा चेंज इन मोमेंटम इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब यहाँ पे मास कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, नीचे टाइम टी, मास कितना है 0.2 kg, फाइनल वेलोसिटी जब कैच करेगा तो क्या होगा रेस्ट पे आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पे पॉइंट पॉइंट चला गया, ये कितना आ गया ऊपर आ गया 2 इंटू माइनस 20 बाई 5, ये आ गया 4, तो -8 न्यूटन। -8 न्यूटन क्यों, क्योंकि हाथ से बॉल के ऊपर लगेगा कितना 8 न्यूटन, उसके रिएक्शन में बॉल हाथ के ऊपर कितना लगेगा -8 न्यूटन, उसका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर ऑप्शन में 8 न्यूटन होगा तो 8 न्यूटन आंसर कर देंगे, अगर -8 होगा तो -8 टिक कर देंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन क्या है, a rigid body of mass strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure, the value of impulse imparted by the wall on the ball is। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर गिवन है, ये है बॉल जिसका मास है m, यहाँ पे v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया, बिना स्पीड लॉस किए वापस रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आया, वही 60 डिग्री एंगल से निकलना क्या है इम्पल्स। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, अभी बढ़ा है, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट को फेंके तो क्या होगा चेंज इन मोमेंटम -2mv cos थीटा। ठीक है, तो -2 मास यहाँ पे वही m है, वेलोसिटी वही v है, cos थीटा, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री -2mv cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 कैंसिल, कितना आ गया -mv, तो इम्पल्स कितना होगा -mv। ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम वीडियो खत्म करते हैं, थोड़ा सा छोटा वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट में हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।